तो हेलो स्टूडेंट्स, आज है 29 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर पहले क्वेश्चन के साथ। शुरू करते हैं उसी के साथ आपसे। हाँ, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप लोग कैसे हैं, किस तरीके से, क्योंकि जब प्रिपरेशन चल रही होती है तो आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट और अकेला कर लेते हैं, और इस समय आपसे पूछने वाले बड़े कम होते हैं कि आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं बताइए। तो चलिए उसके साथ एक बिग स्माइल के साथ शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन है कि क्या है कि कौन सी जो बुक है, क्या है बुक का नाम, क्या है? मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ। ये जो बुक है ये अभी किसने लिखी है? रिशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ये जो बुक है ये अभी किसने लिखी हुई है ये बुक? तो ये लिखी हुई है तरुण चक। किसने ये किताब लिखी हुई है? ये बुक लिखी हुई है तरुण चक ने। जो मोदी गवर्नेंस की जितनी भी, अगर कह सकते हैं कि प्रोस्पेरिटी, या जितनी भी उन्होंने काम किए हुए हैं, जितनी भी अभी चीजें हैं जो अच्छी की हुई हैं, जितने भी लॉज और स्कीम हैं, वो सब के बारे में इस बुक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। तो ये जो बुक है इसका नाम क्या है? इसका नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर है, उनकी स्कीम्स के ऊपर, उनके पॉलिसीज के ऊपर, उनके डिसीजंस के ऊपर। तो ये जरूरी है। तो इसका क्या है? मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये इस बुक का नाम है। इस बुक का नाम ये जरूरी हो जाता है। और ये लिखी किसने है? तरुण चक ने ये बुक लिखी हुई है। ठीक है। और ये किसी लिए है? तो बेसिकली बुक जो लॉन्च की गई है वो किसके प्रेजेंस में की हुई है? आपके होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर हमारे, होम मिनिस्टर हमारी है अमित शाह। तो आपके बात की जाए तो अमित शाह, और जो कोल एंड माइंस मिनिस्टर हैं हमारे, कौन है? जी किशन रेड्डी। इनके उसमें प्रेजेंस में इस बुक का अभी क्या है? लॉन्चिंग हुई हुई है। तो इसके बाद इसमें और भी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये जो बुक है इसमें जितनी भी पॉलिसीज की, इंपॉर्टेंट जितनी भी पॉलिसीज हैं जो मोदी टेन्योर में, जो मोदी जी के कार्यकाल में जितनी भी पॉलिसीज हैं, किसको लेके? मेक इन इंडिया को लेके। जो मेक इन इंडिया कैंपेन है इसको लेकर जितनी भी पॉलिसी है ये उस पर डिजिग्नेटेड है, उस पर दी गई है ये पूरी की पूरी बुक। आपका टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है आपका, किस तरीके से लागू हुआ, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, उसके ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ये जो है थॉरली एग्जामिनेशन है तरुण चक का। थॉरली उन्होंने इस चीज पे क्या किया हुआ है? डीपली अध्ययन किया हुआ है, और फिर उन्होंने ये किताब लिखी हुई है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुआ है न्यू चेयरपर्सन? किसका? नैसकॉम का। नैसकॉम, NASSCOM का अभी हाल ही में कौन नया जो है चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ है? तो कौन हुआ है अभी अभी हाल ही में? तो आपकी हुई है सिंधु गंगधरन। सिंधु गंगधरन जो है अभी ही हाल ही में रिसेंटली जो है चेयरपर्सन नासकॉम की बनी हुई हैं। ठीक है। तो ये अभी ही हाल ही में इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। नेस्कॉम की अगर बात करें तो 2013 में नेस्कॉम ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ था कि 10,000 स्टार्टअप्स को, जो नए अभी 10,000 न्यू स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, नए नए बिजनेस खुल रहे हैं, उन सबको क्या किया जाएगा? उन सबको एक तरीके से एक हेल्प दी जाएगी। तो वो किसने किया हुआ है? वो आपकी नेस्कॉम ने किया हुआ है। थोड़ी सी चीजें और पढ़ लेते हैं। नेस्कॉम है क्या? तो आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये आपका पूरा एसोसिएशन है नेस्कॉम, जिसको क्या कहते हैं हम? नेस्कॉम कहते हैं। और इसका नाम जरूरी है। तो ये क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है। एज सच कोई गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है। और इसमें क्या है? जो इसकी प्राइमर सर्विस है वो इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के लिए है। तो ये नॉन गवर्नमेंटल भी है। उसके बाद फाउंडेड इन कब बनी? 1988 में। 1980 में जब बनी थी तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस तरीके से इसको बनाया गया था। ठीक है। तो नेस्कॉम के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री
किस कंट्री के साथ मिलकर इंडिया जो है अभी हाल ही में क्या साइन करने वाला है? अभी हाल ही में साइन करने वाला है सिक्योरिटी सप्लाई मैनेजमेंट। हाल ही में किस कंट्री के साथ इंडिया साइन करने वाला है? क्या सिक्योरिटी आपका सप्लाई अरेंजमेंट। तो कौन सी कंट्री है? तो वो है आपकी यूएसए। यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके साथ अभी क्या करने वाला है? सिक्योरिटी सप्लाई अरेंजमेंट, ठीक है जी। सो इंडिया और यूएसए अभी एक पैक्ट साइन कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये क्या है? इस पैक्ट का क्या है? सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सौसा एंड मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, अभी ये करने वाले हैं। और अगर इसकी बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एक अग्रीमेंट है किसके बीच में? यूएस और इंडिया। अब जरूरी नहीं है कि यूएस और इंडिया के बीच में ही अग्रीमेंट है, इससे और भी कई सारे देश जो हैं सौसा का पार्ट हो चुके हैं। इंडिया अभी हाल ही में जुड़ रहा है और हाल ही में अग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे देश हैं, जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, डेनमार्क है, इसके साथ में आपका एस्टोनेशिया है, लिथुआनिया है, लाटविया है, जापान है। अगर आपके कल के करंट अफेयर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, और मैंने आपको बोला था इनको आपको मैप पे पॉइंट आउट करना है। तो ये सारी की सारी तो आपने की कि नहीं? करेंगे तो आपकी मैपिंग स्किल और ज्यादा अच्छी होगी। तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं वो सौसा अग्रीमेंट जो है वो कर चुकी है, पैक्ट कर चुकी है। किसके साथ कर चुकी है? तो आपके यूएसए के साथ ये कर चुकी है। ये दोनों नेशन को प्रायोरिटाइज कर देगा उनके गुड एंड सर्विस फॉर नेशनल डिफेंस, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान या किसी भी दौरान आपातकालीन सिचुएशन के दौरान दोनों ही जो देश है वो अपने गुड एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं? प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी किसके बीच में ये क्या हुआ है? साइन हुआ है और किसके बीच में? तो ये कंट्रीज के नाम जरूरी हैं। नेक्स्ट आपका है हु हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ फ्रेम टू मिशन। अभी रिसेंटली किसने फ्रेम टू मिशन जो है उसके लॉन्च का, किसके लिए? टू स्टडी द अर्थ पोल। अर्थ के पोल क्या है? कितने पोल हैं अर्थ पे? तो ये है आपका प्यारे अर्थ। कितने पोल्स हैं? तो ये आपका है नॉर्थ पोल और ये आपका क्या है? साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्टडी के लिए जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच में क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर जो है वो डिवाइड करता है पूरे अर्थ को कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नॉर्थ मोस्ट, सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट क्या है? नॉर्थ पोल। और सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे सदर्न पॉइंट क्या है? आपका साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो दोनों पोल्स हैं इन पोल्स की स्टडी के लिए अभी हाल ही में जो फ्रेम टू मिशन है इसको क्या किया गया है? अनाउंस किया गया है। तो किसके थ्रू ये फ्रेम टू मिशन को क्या किया है? अनाउंस किया गया है। तो ये है आपकी स्पेस एक्स। किसके थ्रू किया गया है? स्पेस एक्स के थ्रू, ठीक है। स्पेस एक्स के थ्रू अभी फ्रेम टू मिशन जो क्या करेगा? जो एक सीनिक ब्यूटी है, जो कह सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो पूरी की पूरी आपके कह सकते हैं क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर है कि कैसा क्लाइमेट है, किस तरीके से पूरा का पूरा ब्यूटी है, किस तरीके से चीजें हैं, कैसा फ्लोरा फौना, सारी चीज पे क्या करेगा? स्टडी करेगा। तो फ्रेम टू मिशन, ठीक है, ये क्या करेगा? एक्सप्लोर द पोलर रीजन। पोलर रीजन, पोल के आसपास। पोलर रीजन का मतलब ये नहीं था कि डॉट से पोल पे पहुंच गए। पोलर रीजन पोल के आसपास का पूरा रीजन को क्या करेगा? ये स्टडी करेगा। तो इसका मिशन क्या कर रहा हूँ? इस मिशन की बात करें तो ये मिशन शेड्यूल हुआ है आपका लाइक लास्ट में 2024 के लास्ट में, जिसमें एक क्रू जाएगा 4 मेंबर्स का जो एक पूरी की पूरी यात्रा करेगा, पोलर एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा, पूरी सारी चीजों को इसमें देखेगा। तो आइसकेप्स वहां पे जो भी, क्योंकि आपके पोल्स की बात करें तो सबसे एक्सट्रीम क्लाइमेट, सबसे कोल्ड क्लाइमेट कहाँ पे होता है? भाई आपके पोल्स पे होता है। तो पोल का पूरा जो आइसकेप्स जमे हुए हैं, ये सारी चीजों को, जो एक्सट्रीम पोलर एनवायरनमेंट है, पूरा एक्सट्रीम तरीके से खतरनाक कोल्ड एनवायरनमेंट है, हम तो यहाँ की सर्दी से हार जाते हैं। तो पोल्स तो जो पूरा एनवायरनमेंट है इसकी पूरी क्या करेगा? स्टडी करेगा। अगर हम स्पेस एक्स की बात करें तो ये जो है वो प्राइवेट ह्यूमन
स्पेस फ्लाइट मिशन को भेज रहा है। इसका ये क्या है कि फ्रेमवर्क इज प्लान प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ठीक है, जो आपका कौन सबसे पहले स्पेस एक्स भेज रहा है, और कौन सा मिशन है ये, फ्रेम 2, किसके थ्रू, स्पेस एक्स के थ्रू, ठीक है जी। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो स्पेस एक्स है वो आपकी पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, ठीक है, जो क्या कर रही है, जो लॉन्च कर रही है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। तो स्पेस एक्स पहली आपकी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है जो आपका लॉन्च कर रही है आपकी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिट में ना फीट अचीव्ड बाय यूएस, रशिया और चाइना कर चुके हैं। अब किसकी बारी है, अब हमारी बारी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई जो लॉन्च कर रही है यूएलआई, यूपीआई का नाम सुना है, यूपीआई भाई कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत हो गया आजकल, अगर बात किया जाए तो मैंने भी बड़ा कैश रखना छोड़ दिया है यूपीआई से ही, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, पर नहीं, कैश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो वो भी होना चाहिए। बट यस, यूपीआई जैसे होता है वैसे ही आरबीआई क्या लॉन्च कर रही है, यूएलआई। अब जो यूएलआई है इसमें आपका एल का मतलब क्या है, मैं तो पूछूंगी पूरा ही फुल फॉर्म क्या है, लेकिन एल का मतलब क्या है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए है, जो यूएलआई है ये लोन्स के लिए है। इससे अब जो हो जाएंगे लोन बहुत इजी हो जाएंगे। क्या होता था कि जब लोन्स की बारी आती है, लोन लेने की आती है, लेन देन की बारी आती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा यही होता है कि फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, इसीलिए फ्रॉड की संभावनाएं जो क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो यूएलआई के थ्रू ये बहुत इजी हो जाएगा। तो एल यहाँ पे किसके लिए करता है, लेंडिंग। एल का मतलब क्या है, एल यहाँ पे स्टैंड करता है लेंडिंग के लिए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी आरबीआई, अपेक्स बैंक जो सुप्रीम बैंक है आपकी सबसे बड़ी, वो लॉन्च करे यूनिफाइड लेंडिंग व्हाट इंटरफेस, ठीक है। सो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ये पेमेंट के लिए नहीं है बेसिकली, ठीक है, नेशनल लेवल पे, जिससे जो लेंडिंग है, जो मनी का लेन देन है, वो सेक्टर जो है बहुत सुधर जाए, ठीक है। यूएलआई की बात करें तो एज अ पायलट प्रोजेक्ट है जो आरबीआई का, जो 2023 से। अब अगर यूएलआई की थोड़ी बात कर लो, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका यूपीआई है वैसे ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका क्या है, यूएलआई है। लेकिन यूपीआई पेमेंट के लिए है, यूएलआई लेंडिंग के लिए है, पैसे के लेन देन के लिए है, ठीक है। पैसे आप बोरो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, बहुत इजीली आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। इससे बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ईज पे आ जाएंगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेंगे आईसीसी के। आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनने वाले हैं, तो ये है आंसर आपका जय शाह। तो जय शाह जो है वो अगले चेयरमैन जो है इसके बनने वाले हैं, और ये कौन है, एक बिजनेसमैन है, कहाँ के, इंडिया से। तो इंडिया से ये एक बिजनेसमैन है जो अगले चेयरमैन बनने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, ठीक है जी। 35 ईयर ओल्ड ये है, यंगेस्ट एवर चेयरमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यंगेस्ट, सबसे युवा, सबसे कम उम्र के अभी जो चेयरमैन बनने वाले हैं वो कौन है, आपके जय शाह। तो ये ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर। और इसके अलावा बात करें तो ये है आपका ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। आईसीसी क्या है, आईसीसी आपका ग्लोबल लेवल पे जो है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो गवर्निंग बॉडी है, जो आपका क्रिकेट के सारे फैसले या सारी चीजें है, मैनेजिंग एवरीथिंग, कौन है, आईसीसी जी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि अरण्या, अरण्या क्या, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सा राज्य जो है जिसमें बीपीसीएल क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है किस प्रोजेक्ट को, अरण्या फॉर अफॉरेस्टेशन। हम डिफॉरेस्टेशन तो बहुत ज्यादा करते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन तो
कि कैसे हम जो है वो काट रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो पेड़ अगर हम देखें तो विलेजेस में या फिर अभी ही सिटी के आउटस्कर्ट्स पे, सिटी का आउटस्कर्ट मतलब सिटी बाहरी पोर्शन में कितने सारे पेड़ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी क्या बनते जा रहे हैं, वहां पे भी मल्टियां बनती जा रही हैं और हम पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो ही रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, सारे ही कर्म हो रहे हैं, सारी ही चीजें है। तो अब यहाँ पर कहाँ पर किस स्टेट में बीपीसीएल क्या कर रहे हैं, अरण्या अफॉरेस्टेशन के लिए, अफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए अरण्या प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। कौन सी स्टेट में, तो ये है आपका बिहार। कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है बिहार में। बिहार में जो आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसी के साथ बीपीसीएल का जो फुल फॉर्म है वो भी आप लिख लीजिए, वो भी याद कर लीजिए कि बीपीसीएल क्या है। बीपीसीएल है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसने क्या लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है, एक बड़ा कदम उठाया है किसकी ओर, ग्रीनरी बढ़ाने, ये कि भाई ग्रीनरी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बढ़ेगी कैसे, बढ़ेगी जब ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्री होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लांट होंगे, तो ग्रीनरी भी बढ़ेगी। अरण्या प्रोजेक्ट के अंदर बिहार में कितना 50 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर कवर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोकस एरिया कहाँ पे होगा, ये उमगा पहाड़ी, मदनपुर फॉरेस्ट ऑफ औरंगाबाद एंड द रजौली फॉरेस्ट एरिया। एंड यहाँ पर हम बात कर लें, ये सारे ब्रह्मयोनी, दुंगेश्वरी, पेटसिला, उसके अलावा ये सारे बराबर हिल्स गया में, तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अफोरेस्टेशन किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, प्लांटिंग ट्री, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। वार्मिंग बढ़ रही है, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सारी है, आप देखें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये क्लाइमेटिक चेंज क्या है, सारी दिक्कतें आ रही, क्योंकि हम जो इंसान हैं, डेवलपमेंट, हम कैसा विकास कर रहे हैं, हम विकास में इतने अंधे हो गए, डेवलपमेंट में इतने अंधे हो रहे हैं कि जहाँ हम रहते हैं हम उसी को क्या करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन नहीं, अफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड, ने अभी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव कर दी है क्या, सुख शिक्षा योजना जो है, कहाँ के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, कौन सी स्टेट के जिसने कर दी है, तो इसका आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, आपको मैंने बोला है कि जब जब करंट आप मैप को अपने साथ लेकर पढ़ें, और मैप में जब आप मैप के साथ पढ़ेंगे तो आपकी मैपिंग भी बहुत अच्छी होती जाएगी और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो कहाँ हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, आप बताएंगे मेरे को। तो हिंट 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 है, बहुत सारी हिंट। तो यहाँ शिमला में क्या हुई है, मीटिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर कौन है, सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अभी ही हाल ही में आपकी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना क्या की हुई है, इस अभी शुरुआत का अप्रूवल दे दिया है। ये किसकी है, सुख शिक्षा योजना, बेसिकली एक इन लोगों के लिए जो सामाजिक तरीके से और आपके आर्थिक तरीके से, कौन, विमेन, आपकी में विमेन है, सामाजिक आर्थिक तरीके से जो क्या है, कम है, पीड़ित हैं, और उसके अलावा आपके पेरेंट्स जो है डिसेबल चिल्ड्रन, वो भी स्पेशली एबल्ड हैं, ठीक है, डिसेबल चिल्ड्रन हैं आपके, उनके जो पेरेंट्स हैं वुमेन हैं, ठीक है, सोशली इकोनॉमिकली तो बिल्कुल सही नहीं है, उनके वेलबिंग, एजुकेशन वेलबिंग, तो उनके जो बिल्कुल वर्नरेबल वुमन, मतलब कि कहा जाए तो पैसे नहीं है उनके पास, लाइक विडोज हैं, आर्थिक तौर पे बहुत तंगी है, सामाजिक तौर पर कह सकते हैं उनको छूट नहीं मिल रही है, सामाजिक तौर पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर उनके बच्चों के लिए जो है सुख शिक्षा योजना, इसकी बात जो है की जा रही है। और ये किसने अप्रूव किया हुआ है, तो आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने अभी कितना 3.21 करोड़ जो है इस मुख्यमंत्री योजना के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में का क्या किया है, बोला हुआ है।
तो ये योजना भी ज़रूरी है, यहाँ हिमाचल प्रदेश की लोकेशन भी ज़रूरी है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है का लाभ लेने के लिए। तो कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो एलिजिबिलिटी, चिल्ड्रन ऑफ विडोज, ठीक है, अगर विधवा है उसके बच्चे हैं वो एलिजिबल है। डेस्टिट्यूट वुमेन, डाइवोर्स वुमेन, पेरेंट्स ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन, ठीक है, छोड़ दी गई हैं वुमेन को, डाइवर्स हो गया है, डाइवोर्स हो गया है वुमेन का, और उसके बाद पैसे नहीं के पास, आर्थिकली बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, प्रॉब्लम है, और डिसेबल के जो पेरेंट्स हैं के बच्चे, तो यहाँ पे जो है, और जिनकी वुमेन की या डिसेबल जो पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन, जो क्या कह सकते हैं, जो इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होती है, ये इसका क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अगर बात करें अभी कौन सी कंट्री है जिसका थर्ड क्या है, इंडिपेंडेंस है, हो गया है, कब, 27 अगस्त को। अभी हम खड़े हुए हैं 20 अगस्त पे, तो 27 अगस्त को कौन सी कंट्री का 33rd इंडिपेंडेंट डे था। क्यों ये कंट्री इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात तो ये कंट्री है मोल्डोवा। क्या आपको पता है मोल्डोवा कहाँ पे है, मोल्डोवा कहाँ पे है आपको पता है? तो मोल्डोवा है आपका यूरोप में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ न्यूज ऐसी होती है जिससे आपके मैप्स बन, लाइक जिससे आपके मैप का होता है। अफेयर का मैंने क्या बताया, करंट अफेयर आपकी नॉलेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और वो जो नॉलेज है वो आपके सब्जेक्ट को एनहांस करते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनकी नॉलेज को अपग्रेड कौन करता है, जो पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, स्टैटिक पार्ट तो स्टैटिक, पर उसके साथ में उसको डायनामिक कौन बनाता है, तो वो आपके करंट अफेयर की नॉलेज। तो भाई अगर मोल्डोवा है, नाम लिखा हुआ है, तो मोल्डोवा है कहाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है, है ये, बहुत ज्यादा, रोमानिया यूक्रेन कंट्री है ये, बहुत ज्यादा है। और अगर बात किया जाए क्यों जरूरी है, कि सोवियत यूनियन से 27 अगस्त 1991 में ये अलग हुई थी। सोवियत यूनियन क्या है, यूएसएसआर का फुल फॉर्म आप बताइए, यूएसएसआर कहाँ पर है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, विभाजन कब हुआ था, तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 1992 के दौरान, यूएसएसआर का क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था। यूएसएसआर क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, और इसी से क्या हुआ था, ये आज़ाद हुआ था। इसकी कैपिटल है शिशन्यू, ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। तो अगर ये है यूक्रेन और रोमानिया के, तो इससे क्या है, आपका यूरोप का मैप हो रहा है, और मैपिंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात कर लें, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च जो मोल्दोवा की है, अभी ही इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है फर्स्ट टाइम 5 स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट। क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो इंडियन 5 स्कॉलरशिप प्लान्स जो है वो मोल्डोवा की अभी ही क्या गया है, मिनिस्ट्री ने क्या किए हैं, अभी ही लॉन्च किए हुए हैं। एक तो मोल्डोवा और इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो क्या होंगे, और उसके साथ में अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो जिससे कि क्या हो सके, ये अगर आप, इसके एडवांटेज क्या है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर वो मोल्डोवा जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो एडवांटेज क्या है, अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल मिलेगी। कल्चरल एक्सपीरियंस, एक कल्चर का एनहांसमेंट होगा, एक यूरोपियन एक्सपोजर मिलेगा, और आपको क्या मिलेगी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कनेक्शन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये इनिशिएटिव है कि भाई एक नया चैप्टर हो, मोल्डोवा और इंडिया के रिलेशन का एक नया चैप्टर ओपन करने के लिए ये क्या है, ये एक बेहतरीन। साथ हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर ऑफ केरला, इसीलिए ये क्वेश्चन में डाला गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने एक बुक रिलीज की है, वर्ल्ड ऑफ वेक्सनोलॉजी 2024, ठीक है, तो इट इज ऑथर्ड बाय, अभी बात किया जाए तो अभी रिलीज जो हुई है इसके ऑथर कौन है, के थ्रू ये ऑथर की गई है, MI शाहदुल्ला, शैना उदुमन, आशीष गौतम, यह दोनों इसके थ्रू ये की है, ठीक है जी। तो अगर बात किया जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड
आंसर ये है कि भाई एम आई शहदुल्ला एंड सियाना उदोमन के थ्रू ये बुक जो है वो लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कैसे अगर बात किया जाए अवेयरनेस ऑफ वैक्सीनेशन की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तब से पैंडमिक आया, ये जिस तरह की बीमारी आती हैं, एपिडेमिक्स आते हैं, सब में क्या जरूरी है भाई, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, और अवेयरनेस नहीं है इसी बहुत ज्यादा फैलती है। तो इसी की अवेयरनेस क्या की गई है, ये जो बुक है वो अभी रिलीज है, ऐसा गवर्नर ऑफ केरला कहते हैं। ठीक है जी। और कैसे जो बुक है ये हुई है, तो इसकी जो को ऑथर है एम आई शहदुल्ला, और आपकी कौन है, अगर बात करें ये क्या है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, किम्स हेल्थ के ये डायरेक्टर हैं और डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने भी लिख दी गई, तो अवेयरनेस फैलाने की बात की गई, भाई ये भी प्रोफेसर है मेरा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड पेडियाट्रिक इन्फेक्शन डिसीज में यूएई यूनिवर्सिटी है जी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने केरला का मैप भी लगाया हुआ है कि भाई केरला कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। तो केरला, केरला की नेबरिंग स्टेट क्या है ये आप मुझे बताइए, क्या है केरला की नेबरिंग। तो अगर बात की जाए तो कैमरा के केरला के साइड तमिलनाडु, ऊपर आपका क्या है, ऊपर क्या है, कर्नाटका। तो कर्नाटका ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है आपकी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम क्या है, कैपिटल है केरला की। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। केरला कॉल्ड केरलम इन मलयालम, मलयालम में इसको केरलम कहा जाता है। और ये कहाँ है, मालाबार कोस्ट। इस कोस्ट को क्या कहते हैं, कोस्ट क्या होती है, समुद्र के किनारे का जो तट है उसको हम कोस्ट कहते हैं। तो ये जो कोस्ट है, ये जो कोस्ट है, ये कोस्ट क्या है, इसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है जी, ये क्या है, ये है आपकी मालाबार कोस्ट। और इस साइड कौन सी कोस्ट आती है, में इट इज कोरोमंडल कोस्ट। तो आपको कोस्ट जो है वो पता होना चाहिए कि सारी कोस्ट क्या है। ऊपर क्या आते हैं, कर्नाटका और केरला, मालाबार कोस्ट, फिर आपकी गोवन कोस्ट, गोवन कोस्ट पर आपकी महाराष्ट्र कोस्ट, महाराष्ट्र कोस्ट के ऊपर आपकी कौन सी कोस्ट आती है वो आप मेरे को बताएंगे, दैट इज कोंकण कोस्ट। कोस्ट आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पूरी आपकी जो उत्तरी तट है, समुद्र किनारा है, का नाम क्या है, बहुत जरूरी है। मलयालम जो है वो वाइडली स्पीकिंग और ऑफिशियल लैंग्वेज है केरला की। ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आज के करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़े रहिए और हमेशा शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए आपको आया होगा, सबसे इम्पोर्टेंट लाइक कीजिए।